तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। ठंड ने दस्तक दे दी है, तो चाय वाय आप लोगों की बढ़िया चाय के मज़े ले रहे होंगे सब लोग। मैं भी ले रही हूँ, नो डाउट। ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैंने बताया ही था व्यस्तता रहेगी और थी भी व्यस्तता, तो इस वजह से हमारी कोई क्लास नहीं हो पाई, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो कोशिश करेंगे अभी आगे से थोड़ा हो, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा, बट जितना हो पाएगा मैं करूँगी। आप लोगों का 13 दिसंबर को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो जो भी आपकी तैयारी है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियसली लेकर के अपने जो आपके स्टडी आवर्स हैं उसको बढ़ा दीजिए, रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लीजिए। हड़बड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उसी को दिमाग में रखिए, इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अब एग्ज़ाम आ गया तो ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करिए, उसी को अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में बिल्कुल फिट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हो सकता है आपके यहाँ से 2-4 नंबर यूजीसी नेट के एग्जाम में आपके बन जाएं। और जिन लोगों का बीपीएससी का एग्जाम है आपका आई थिंक 9 दिसंबर को है, तो उसके लिए भी जो लोग अपना पढ़ाई करें वो लोग उस पर फोकस करें। मतलब जिसके लिए भी आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस रहिए और आराम से करिए, ठीक है। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक चीज़ है आपके लिए कि विद राइट पीपल यू ग्रो एवरी डे। ये बात बिल्कुल सही है। आप कोशिश करिए कि आप मतलब सही लोगों के साथ और सही संगत में रहिए, जिससे आप कुछ सही और अच्छा और कुछ मीनिंगफुल आप सीख सकें, ठीक है। क्योंकि बात बिल्कुल सही है, जो कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं, संगत वाली चीज़ें, अब वो मुझे याद नहीं आ रही वो कहावत। तो होता है कि तो जैसे आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वैसे ही हो जाएंगे। तो क्यों ना हम अच्छे लोगों के साथ रहें, जिससे हम अच्छे हैं ही हैं और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएं, ठीक है। अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि अच्छे हो जाएं आप, आई मीन अच्छी चीज़ें सीख सकें, है ना। अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी आदतें, ये सब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है सबसे पहला, एक सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया का चरण नहीं आपसे पूछ रहा है, तो समस्या की परिभाषा, समाधान की पहचान करना, संगठन या विकल्पों का चयन। तो इसमें जो आपका ए, बी और डी है, ये तीनों चीज़ें हम करते हैं जब हम कोई भी डिसीजन प्रोसेस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो संगठन है ये आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होम मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होता है, जिसमें आपका आयोजन और इसके बाद क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, इवोल्यूशन, वो आता है, उसका प्रोसेस है ये आपका डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस। इसमें संगठन मतलब नहीं आता है। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका एनईपी की बात हो रही है, आपकी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की, यानी कि नेशनल अडल्ट एजुकेशन। ये कार्यक्रम आपका कब लागू हुआ था? 1972, 1978, 1970, 1980। ये सेम क्वेश्चन आपका पीजीटी 2021 में आया था, ठीक है। जिन्होंने दिया होगा उसको याद होगा। तो और ये देखिए एमपीपीएससी में भी आया है। तो क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ कहाँ पे रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1978, यानी कि 1978, ठीक है। अब आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नाड़ियों और मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा जो शारीरिक गतिविधियां संभव होती हैं उसे हम क्रियात्मक योग्यताएं कह सकते हैं। यह कथन किसने दिया है? परिभाषा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो किसने दिया है ये बताना है हमें बस। हरलॉक ने दिया है, क्रो एंड क्रो ने, या गॉल्टन ने, या स्पिट्ज ने। तो ये जो आपकी परिभाषा है वो दी गई आपकी क्रो एंड क्रो की, मतलब क्रो एंड क्रो के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। शादी का सीजन है भाई, तो थोड़ी बहुत अगर बैकग्राउंड वॉइस आए तो उसके लिए आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, और उसके लिए सॉरी भी, क्योंकि मैंने सब बंद तो कर रखा है खिड़की दरवाजे, बट थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ ही जा रही, ठीक है। तो चलिए, इसमें हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाने के सोडे से निम्न विटामिन नष्ट हो जाता है। बहुत ही आसान और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हो। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सभी को पता है जो आपका विटामिन बी है, और विटामिन बी में भी कौन सा विटामिन? विटामिन B1 आपका, यानी कि थायमिन। जो थायमिन होता है आपका वो नष्ट हो जाता है जब हम बेकिंग सोडा किसी भी फूड प्रोडक्ट में मिला देते हैं, तो ठीक है। इसलिए हमें बचना चाहिए थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट है, 5 ग्राम प्रोटीन से डैश कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कितने ग्राम, 5 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा। तो ये बात आप सभी को पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरी मिलती है। तो आपका कितना हो जाएगा? 4×5 = 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20 कैलोरी प्राप्त होगी, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आधारीय चयापचय का मापन किया जाता है जब व्यक्ति, आपका जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट पूछ रहे हैं एक तरीके से। तो ये कब मापन किया जाता है? शारीरिक व मानसिक विश्राम में होता है, मानसिक प्रक्रियाएं जारी हो, शारीरिक रूप से सक्रिय हो, इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी का बीएमआर आपको मापन करना है, मापना है, तो आप कब करना चाहिए? जब व्यक्ति पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति के रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। आपको सभी को पता है कोलेस्ट्रॉल क्या है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम, 200 मिलीग्राम पर डीएल
से अधिक या 240 मिलीग्राम पर डीएल या 260 मिलीग्राम पर डीएल। इसमें जो आंसर आपका करेक्ट है वो है आपका 200 मिलीग्राम पर डीएल से आपका मतलब 200 मिलीग्राम तक आपका होना चाहिए। अगर इससे मोर देन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें कम लिखा गया है, अगर लेकिन यहाँ पे 200 मिलीग्राम पर डीएल लिखा रहेगा तब भी आपको सही मानना है, तो हम ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर है आपका साबुत दालों की प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ाया जा सकता है कैसे? अंकुरण करके यानी कि जर्मिनेट करके, उसको जर्मिनेशन करके, भिगो करके, कच्चा खा करके या लगातार गर्म करके। तो आप सभी को पता है कि दालों की प्रोटीन का पोषक मूल्य हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसका अंकुरण करके यानी कि आपका जर्मिनेशन अगर हम करेंगे तो आपके दालों का जो प्रोटीन वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप अंकुरित करते हैं तो दालों में कुछ मात्रा में दालों का बी विटामिन और दालों का विटामिन सी दोनों चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, आहार आयोजन की चुनौतियां हैं। परिवार के समस्त सदस्यों की पसंद, बजट, मौसमी सब्जियों की उपलब्धता या सभी। तो बिल्कुल सही बात है। जब आप क्या बोलते हैं डाइट प्लान करते हैं, मील प्लान करते हैं मतलब, तो इसमें सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति के लिए आप डाइट प्लान कर रहे हैं उसकी जो है पसंद देखनी पड़ती है। परिवार के लिए करें तो परिवार की पसंद देखनी पड़ेगी, बजट भी आपको देखना है, महंगा सस्ता जो भी है, और मौसमी सब्जियों की उपलब्धता। मान लीजिए जो सब्जी खानी वो मौसम के हिसाब से ना उपलब्ध हो, तो ये सभी एक तरीके की चुनौतियाँ, ठीक है। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सभी इसमें आपके करेक्ट हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन में क्या सही है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अलग लगा, तो अभी इसका बहुत तो मुझे डिटेल या फिर कह सकते हो आप पूरा लॉजिक इसका नहीं समझ आया, लेकिन जो आंसर शीट में दिया गया वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बाई चांस आपके सामने आ गया तो आप कर सको कि कहानी कथन में क्या सही है, भावात्मक विकास, कल्पनाशीलता, भाषा विकास या अवास्तविक। इसमें जो आंसर है आपका सही वो है आपका भावात्मक विकास, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से ये बोल रहे हो कि कहानी कथन मतलब अगर कोई कहानी है तो उसमें अगर कोई कथन दिया गया है तो इससे क्या चीज़ डेवलप होगी, तो कहीं ना कहीं भावात्मक एक भाव डेवलप होगा कहानी में, क्योंकि भाई कोई कहानी है तो उसमें कुछ कैरेक्टर होंगे, कुछ सीन होगा, कुछ सिचुएशंस होंगी, तो इस तरीके से हमारा एक भाव डेवलप हो पाएगा। तो कहानी और कथन जिस तरीके का रहेगा उस तरह का भाव हमारे अंदर मतलब डेवलप हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, इनमें से दृष्टि विकलांगता का कारण नहीं है, संक्रामक रोग, दुर्घटना, कुपोषण, आर्थिक स्थिति। तो नहीं की बात हो रही है कि क्या इसमें से नहीं है, तो संक्रामक रोग की वजह से भी कभी कभी हो सकती है, दुर्घटना से भी हो सकती है, कुपोषण है तो भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है यानी कि आर्थिक कंडीशन है, सिचुएशन है, उसकी वजह से कभी जो है दृष्टि विकलांगता नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 10 जुलाई को, 3 जुलाई को, 21 सितंबर को। तो विकलांग दिवस का मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा बाल अपराध का सिद्धांत नहीं है? फिर से यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है। साइकोजेनिक सिद्धांत, मनोचिकित्सा सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, मेडिको जैविक सिद्धांत। तो यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है, बाल अपराध का सिद्धांत नहीं है। इसमें जो आपका सामाजिक सिद्धांत है ये आपका बाल अपराध का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज से रिलेट कर रहा है, इसलिए बाल अपराध के उसमें नहीं आएगा ये। फिर नेक्स्ट है, सामान्य बुद्धि लब्धि है, आपसे जो है ये पूछ रहे हैं सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाती है, 80 से 90 या 90 से 110 या 80 से कम या 110 से अधिक। तो इसमें जो सामान्य एक इंटेलिजेंस होती है लोगों के अंदर, सामान्य बुद्धि का स्तर जो होता है वो होता है आपका 90 से लेकर के 110, ठीक है। तो कह सकते हो आपकी 60 to 70% की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर यही 90 से लेकर के आपकी 110 तक जो है बुद्धि लब्धि का लेवल होता है, ठीक है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट है आपका, पोलियो प्रभावित बच्चा संबंधित है, मतलब अगर किसी बच्चे को पोलियो है तो उससे क्या रिलेशन है इन सब चारों ऑप्शन का। भावात्मक विकलांगता होगी, गत्यात्मक विकलांगता होगी, बहुल विकलांगता होगी या श्रवण विकलांगता। बहुल का मतलब यहाँ पर है कि कई तरह के विकलांगता, ठीक है। श्रवण का मतलब सुनने से, भावात्मक मतलब मेंटली कुछ होगा, इमोशनली विकलांग होगा, और गत्यात्मक का मतलब है चलने फिरने से लेकर के कोई विकलांगता हो सकती है। तो पोलियो से प्रभावित बच्चे में यही होता है, अगर पैर में पोलियो हो गया या कोई भी, तो उसको जो है ज़्यादातर विकलांगता उसकी आ जाएगी गत्यात्मक विकलांगता, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत होने में। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, कुर्जवेल अध्ययन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुर्जवेल अध्ययन मशीन एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। ये एक मशीन उपकरण है, मतलब कुर्जवेल, ठीक है। इसका उपयोग क्या करने में किया जाता है? वाक विकलांग व्यक्तियों के चलने के लिए। वाक विकलांग मतलब जो लोग बोल ना पाते हो, ठीक है, बोलने में दिक्कत होती है उनको कुछ। श्रवण विकलांग व्यक्तियों के लिए जो लोग सुनने में दिक्कत हो। दृष्टि विकलांग यानी कि जिसको देखने में दिक्कत हो। तो ये जो आपका कुर्जवेल अध्ययन मशीन है ये आपका दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट है, फिर अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान स्थित है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अली, ये इसका अलियावर नाम है। राष्ट्रीय मूक बधिर मतलब जो लोग बोल ना पाते हों, और बधिर मतलब सुन ना पाते हों, तो उनके लिए कौन सा संस्थान स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है अलियावर जंग? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर। तो ये कहाँ स्थित है आपका? नई दिल्ली में, ठीक है। सी आंसर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, सामान्यतः नवजात शिशु एक दिन में
डैश सोता है। 20 घंटे, 98 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे। अरे भाई 98 घंटे क्या सोच के दे दिया। 20 घंटे तक बच्चा आपका सोता रहता है, ठीक है। जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से कि एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? टेंसियो, आउट, एक्सटो या ड्यूको? तो जो एक्सटेंशन शब्द है आपका लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से इसकी उपलब्धि हुई है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि से, दूध से, जंगल से या चावल से? तो श्वेत क्रांति वाइट मतलब श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद। तो सफ़ेद इसमें क्या है आपका? दूध, ठीक है। तो जो इसमें मिल्क रिवोल्यूशन हुआ था यानी कि दूध की क्रांति आप कह सकते हो, सॉरी मिल्क रिवोल्यूशन, इसको व्हाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये आपका मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार परामर्श प्रक्रिया का दिल है, यह कथन किसने दिया है? ये एक स्टेटमेंट है पूरा आपका कि साक्षात्कार परामर्श प्रक्रिया का दिल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? रूथ स्ट्रेंज ने दिया है, मैथ्यूज ने दिया है, हिलगार्ड ने दिया है या मैस्लो ने दिया है? तो ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो आपका स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? एक सेकेंड, हाँ ये दिया है आपका ए यानी कि रूथ स्ट्रेंज ने, ठीक है। ए आंसर के साथ आप चले जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, बालक को प्रथम आहार के रूप में कौन सा ठोस आहार देना चाहिए? गेहूं का ठोस आहार या चावल का या मिश्रित अनाज का या सब्जियों का? तो इसमें जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी यानी कि मिश्रित अनाज। मतलब आप सिर्फ गेहूं का भी नहीं दे सकते, चावल का भी मत दीजिए, थोड़ा सा मिक्स करके दीजिए जिसमें आपके थोड़ा सा अनाज भी रहे और थोड़ा सा लिक्विड भी कुछ रहे, थोड़ी सी कुछ क्या बोलते हैं उसको, सेमी लिक्विड भी रहे, जिससे बच्चे को खाने में आसानी से खिला सकें आप, ठीक है। तो सी आंसर है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट है, IADP से तात्पर्य है। तो IADP जो आपका है वो है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे वृहद कृषि जिला कार्यक्रम। क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ भी सी आंसर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HDL पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? HDL, ये वाला HDL, ठीक है। ये HDL हमारा। HDL का श्रावण कहाँ से होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का संश्लेषण एवं श्रावण डैश के द्वारा होता है। अग्नाशय, वृक्क यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, मांसपेशियां। तो इसका संश्लेषण और श्रवण कहाँ से होता है? यकृत यानी कि आपके लीवर से, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, TGT में पूछा जा सकता है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन एक है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये मुझे क्वेश्चन। कौन से पोषक तत्व की कमी को रक्त परीक्षण द्वारा नहीं जांचा जा सकता? किसके द्वारा? मतलब ब्लड सैंपल देकर के आप उसकी जांच नहीं करवा सकते। विटामिन B12 यानी साइनोकोबैल्मिन, विटामिन D कैल्सीफेरॉल आपका, जिंक या फिर आयरन। इसमें जो है आपका जिंक जो है, सी आंसर करेक्ट होगा। जिंक का परीक्षण हम लोग ब्लड सैंपल देकर के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, इसकी जांच आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कुछ अपने मतलब फिजिकली कुछ सिम्टम्स को आप पहचान करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में जो है जिंक की कमी हो सकती है। इसकी कमी आप जैसे इस तरह देख सकते हैं कि हो सकता है मेटाबॉलिज्म सही न चल रहा हो, है ना, आपको बहुत थकान लग रही हो, कोशिकाओं का विकास थोड़ा सा बाधित हो रहा हो। इन सब चीज़ों से आपको मतलब एक लक्षण देख करके आप पहचान सकते हैं। और ये हमारी बॉडी में बनता नहीं, इसको हमें भोजन से हमें ग्रहण करना पड़ता है जिंक को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा है मुझे, इसको आप लोग जरूर से पढ़ लेना, ठीक है, कि जिंक का परीक्षण हम लोग ब्लड सैंपल देकर के नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वक्र रेखाओं से कौन सा भाव प्रदर्शित होता है? वक्र मतलब कि सर्कुलर रेखाएं आपकी, ठीक है। पुरुषोचित, नाजुकता, प्रतिष्ठा, विश्राम। तो जो आपकी वक्र रेखाएं होती हैं उनसे हम लोग नाजुकता और शालीनता का थोड़ा सा परिचय लगा पाते हैं, इसलिए ये वाली इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं, ठीक है। चलिए तो बी आंसर यहाँ पे भी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है आपकी एक डेफिनेशन है, इसको बताना है किसने दी है आपको। किसने कहा सामुदायिक विकास परियोजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गांव के सामुदायिक आर्थिक जीवन का रूपांतर करने की एक प्रक्रिया आरंभ करना चाहती है। तो किसने दी है? डॉक्टर बैजनाथ सिंह, डॉक्टर टेलर, डॉक्टर AR देसाई, श्री के मुखर्जी। इसमें जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो है आपका RK देसाई के द्वारा ये डेफिनेशन आपकी दी गई है। सी आंसर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सी के साथ गए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं फिर से। क्या है नेक्स्ट? सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन, अभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सभी को पता है, क्यों मैं बैठ पढ़ करके टाइम वेस्ट करूँगा। आपका 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। नेक्स्ट है दहेज निरोधी कानून डैश वर्ष में बनाया गया। तो आपका डाउरी पूछ रहा है 1900 क्या पढ़ेंगे इसको, 1967, 1961, 1982 या 1972। तो आपका दहेज निरोधी जो कार्यक्रम है मतलब कानून है वो आया था 1961, 1961 में। बी याद रखिएगा इसको, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा संबंधित है जन्म नियंत्रण की शिक्षा से या जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता से, यौन शिक्षा से, परिवार नियोजन से। तो जनसंख्या शिक्षा संबंधित जो है वो है आपके जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता से, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। तो चलिए आई थिंक आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। आप जितने भी हमने किए हैं 20 से 25 क्वेश्चन, अभी आगे इसमें और भी क्वेश्चन है। अभी हम लोग मुझे लगता है 134-35 से पहुँचे हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, कम से कम इसमें अभी हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। आगे की कुछ वीडियो जो रहेंगी उसमें मैं कोशिश करूँगी थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाए। मैं सोचती हूँ बड़ी वीडियो बनेगी तो बोर हो जाएंगे लोग, इसलिए छोटा छोटा थोड़ा सा आप लोग थोड़ा बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या बड़ी बड़ी वीडियो अगर हो जा रही है 30-40 मिनट की तो ये आपके लिए ठीक है कि मतलब दिक्कत करेगी ऐसी, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में और दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट तो पूरा लिख ही दूँ मैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।